बीएसटीसी और पीटीटी परीक्षार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड का अध्ययन हम इस पार्ट में करने वाले हैं। साथियों, आपको स्पष्ट कर दें, अभी तक हमारे द्वारा टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व और संप्रेषण, इन 3 टॉपिक्स को पढ़ा जा चुका है। यदि आपने इन 3 टॉपिक्स को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जा कर के YouTube पर सर्च करें ज्ञानधारा रसोली, और इसके बाद में चैनल के लोगो पर क्लिक करने के बाद में वीडियो प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर बीएसटीसी टेस्ट पेपर नाम से जो सीरीज है, प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करके हमारी जो ये शेष 3 पार्ट है इनको आप देख सकते हैं। आज हम इससे आगे साथियों अध्ययन करने वाले हैं पार्ट 4 का। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पार्ट 4 के अंतर्गत टीचिंग एप्टीट्यूड में आज हम अध्ययन करेंगे व्यावसायिक प्रतिबद्धता का। व्यावसायिक प्रतिबद्धता की बात करें तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्रोफेशनल कमिटमेंट। आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि व्यावसायिक प्रतिबद्धता अर्थात किसी भी व्यवसाय के प्रति जो व्यक्ति है उसका डेडिकेशन, उसकी प्रतिबद्धता या कमिटमेंट कहलाता है। यदि बीएसटीसी या पीटीटी की बात करें तो यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथियों, मैं आपको बता दूं, सामाजिक परिपक्वता, संप्रेषण और इसी के साथ में हमने जो तीसरा टॉपिक पढ़ा था नेतृत्व, तीनों टॉपिक्स के बाद में यदि हम व्यावसायिक प्रतिबद्धता की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग इससे 2 या 3 क्वेश्चन बनने के पूरी चांसेज होते हैं। इसलिए इस टॉपिक को आप थोड़ा गहराई से समझिए, क्योंकि यदि आप एक बार इसको समझ लेते हैं तो इसके बाद आपके क्वेश्चन के आंसर गलत होने की संभावना बहुत ही कम रह जाती है। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बता दूँ, किसी भी किताब में इसको पढ़ने से आप इसको नहीं समझ सकते, लेकिन प्रैक्टिकली यदि आप समझें, मैं आपको बता दूं कि ये है क्या, उसको आप यदि व्यावहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे तो ये टॉपिक बहुत ही इजी होगा। इसके जो टेस्ट पेपर है, एक्सरसाइज, वो हम इस लेसन के अंत में करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसको समझना कितना आसान है। देखिए साथियों, मैं पहले कह चुका हूँ कि व्यावसायिक प्रतिबद्धता है क्या। अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा तथा उत्तरदायित्व पूर्णता को ही क्या कहते हैं, व्यावसायिक प्रतिबद्धता कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि व्यवसाय के प्रति 2 शब्द यूज करने आपको, निष्ठा और उत्तरदायित्व पूर्णता। अर्थात जिस भी कार्य को हम करने जा रहे हैं उसके प्रति हमारी पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। यदि हम टीचर पेशे की बात करें तो एक शिक्षक होने के नाते हम ये ना समझें कि एक टीचिंग करने से एक हमें मंथ में या महीने के अंत में सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, जिससे हमारे अपने परिवार का पालन पोषण करना है। यदि हम ऐसा दृष्टिकोण रखेंगे तो ये एक व्यावसायिक दृष्टिकोण होगा। इसके इतर यदि हम दूसरा पक्ष देखते हैं तो जिस प्रकार से गुरुकुलों में पहले गुरु शिक्षा दीक्षा देता था और गुरु शिष्य के बीच एक संबंध होता था, इसके बाद शिष्य अपनी स्वेच्छा से गुरु को दक्षिणा देते थे, तो वो जो भावना थी वहाँ पर एक समर्पण की भावना आती थी, त्याग की भावना आती थी। और जो हमारा ये टॉपिक है व्यावसायिक प्रतिबद्धता, ये भी इसी बात को स्पष्ट करता है। तो एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने शिक्षण व्यवसाय के लिए निरंतर कार्य करे, जिससे समाज की उन्नति हो सके तथा शिक्षकों को उचित सम्मान प्राप्त हो सके। अगली इस लाइन के बारे में थोड़ा सा साथियों, थोड़ा सा मैं विस्तार से बताऊंगा। ज़्यादा इस टॉपिक में कुछ सामग्री कंटेंट नहीं है, लेकिन समझना आपको कुछ थोड़ा ज़्यादा है। एक बार थोड़ा व्यवहारिक दृष्टि आप समझ जाते हैं तो इसमें गलती नहीं करेंगे। देखिए, शिक्षकों को उचित सम्मान प्राप्त हो सके, इस लाइन को यदि आप एक बार समझ लेते हैं तो आप स्पष्ट रूप समझ जाएंगे कि करना क्या है कि शिक्षक आज क्या करते हैं कि आज के यदि दौर में हम देखें तो शिक्षक केवल स्कूलों तक सीमित है। इसके बाद में विद्यार्थियों से, अभिभावकों से ज़्यादा लगाव नहीं करते हैं, केवल अपने विद्यालय और वेतन से ही अपना जो है मतलब रखते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। तो ये बड़ी वजह बन जाती है कि यहाँ पर त्याग की और समर्पण की कोई भावना नहीं है। अब व्यावसायिक प्रतिबद्धता ये कहती है कि हमें उस कार्य के प्रति त्याग और समर्पण रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगली बात साथियों यदि मैं करूं तो एक शिक्षक को शिक्षण कार्य में सफल होने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ फैक्ट्स बनाए हैं। ये फैक्ट्स आपको जो ये टॉपिक इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि यदि आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं या एक शिक्षक हैं तो आपके अंदर क्या गुण होने आवश्यक हैं, तो अपने जीवन में आप क्या अप्लाई करें। आप देख सकते हैं कि यदि एक शिक्षक यदि आप हैं तो छात्रों के ऊपर प्रताड़ना ना करें, उनको डरा धमका करके ना समझाएं, उनको स्वतंत्र वातावरण में छोड़ दें
और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें कि व्यवहारिक दृष्टिकोण को रखते हुए वो समझें। यदि कोई छात्र विद्यालय नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो आप कक्षा के अंतर्गत उन्हें पुरस्कृत भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये शिक्षा का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष हो जाता है, क्योंकि इसमें छात्रों को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए अध्यापक उन्हें पुरस्कृत कर रहा है, ना कि उन्हें दंडित कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कक्षा में विद्यार्थी कमज़ोर है और किसी टॉपिक को नहीं समझ पा रहा है तो आप उसे डराएं, धमकाएं या उसे दंडित करें। उसे पुरस्कार देकर के अन्य विद्यार्थियों को उसे उसकी ओर हमें प्रेरित करना चाहिए। अगली बात, एक शिक्षक अपने व्यवसाय में सफलता के लिए अपनी अभिव्यक्ति की जो क्षमता है उसको भी विकसित करे। अर्थात शिक्षक का अभिव्यक्ति कौशल इतना अधिक इम्प्रेसिव होना चाहिए कि वो छात्रों को अध्ययन की ओर प्रेरित करे, अध्ययन की ओर आकर्षित करे। ऐसा प्रेजेंटेशन या अभिव्यक्ति होनी चाहिए एक शिक्षक में। इसी क्रम में यदि हम शिक्षक के और यदि गुणों को देखें तो किसी भी व्यवसाय की सफलता की यदि हम बात करें, भले ही शिक्षण पेशे को ना लें, लेकिन प्रत्येक पेशे की यदि हम बात करें तो उसमें क्षमता और दक्षता ये निर्भर करती है सफलता पर। किसी भी व्यवसाय की सफलता उस व्यवसाय में आपकी क्षमता और दक्षता पर निर्भर करती है कि आप उस कार्य में कितने दक्ष हैं और आपकी क्षमता कितनी है। इसलिए एक शिक्षक को भी अपने विद्यार्थियों को कभी भी ना तो चिढ़ाना चाहिए और न ही उनका मजाक उड़ाना चाहिए। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये वो फैक्ट्स हैं एक शिक्षण से जुड़े हुए, जिनसे मैं आपको फिर बता रहा हूं 2 या 3 क्वेश्चन बनना तय है। इन 8 या 10 फैक्ट्स को आप ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इन फैक्ट्स से 2 या 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए ये टॉपिक भी और ये फैक्ट्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी क्रम में यदि मैं आपको बताऊं, यदि कक्षा का कोई प्रतिभाशाली बालक अनुशासन संबंधी समस्या उत्पन्न करे तो अध्यापक का क्या कर्तव्य बनता है। मैं आपको बता दूं, यदि कोई क्या होता है कि कई बालक बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और प्रत्येक शिक्षक जब कोई क्वेश्चन करता है तो पूछने से पहले उसको जवाब देता है, या यूँ कहें कि उसमें अनुशासनहीनता के लक्षण कुछ ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक शिक्षक होने के नाते आपका उत्तरदायित्व क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो एक शिक्षक होने के नाते आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप उसे पनिशमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप उसे दंडित करेंगे तो इससे उसका जो उत्साह है वो समाप्त हो जाएगा। हालांकि बालक एक प्रतिभाशाली है, तो प्रतिभाशाली बालक होने के नाते आप उसको अध्ययन की तरफ डाइवर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि उसे और ज़्यादा अध्ययन की सामग्री देंगे, जिससे अनुशासनहीनता करने का उसे समय ना मिले। यदि अधिक से अधिक उसे अध्ययन सामग्री आप देंगे तो वो व्यस्त रहेगा, और दूसरा पक्ष ये भी कि इससे उसकी प्रतिभा और अधिक विकसित होगी, अर्थात उसका मानसिक विकास और ज़्यादा होगा। तो साथियों, आप देख रहे हैं ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो एक शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में उसके शिक्षण कार्यों को और अधिक मनोवैज्ञानिक बनाने में मदद करेंगे। या हम यूँ कह सकते हैं कि यदि व्यावसायिक प्रतिबद्धता, प्रोफेशनल कमिटमेंट की यदि हम बात करें तो इससे एक व्यवसाय के प्रति उसका समर्पण, त्याग और प्रतिबद्धता झलकती है। अर्थात छात्रों को पुरस्कृत करना, उस अपनी अभिव्यक्ति की जो एक्सप्रेशन पावर उसको बढ़ाना और अपनी क्षमता और दक्षता को बढ़ाना और विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना। और यदि कोई इंटेलिजेंट बालक है और वो अनुशासन संबंधी समस्या उत्पन्न करता है तो उसको और अधिक कार्य दे करके हम उसे व्यस्त करके उसकी प्रतिभा को विकसित कर सकते हैं। साथियों, इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षक है वो अपने शिक्षण कार्य में सुधार के लिए और क्या कर सकता है। इसमें एक अध्यापक छात्र के प्रश्न, यदि अध्यापक कोई प्रश्न करे, छात्र कोई प्रश्न करे और अध्यापक उस प्रश्न का उत्तर ना दे पाए तो क्या करें। इसके लिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कभी भी एक शिक्षक को, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों से रिलेटेड, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि छात्र कोई क्वेश्चन करे, अध्यापक उसका जवाब ना दे पाए, तो कभी भी अध्यापक को गलत जवाब नहीं देना चाहिए। ना ही इस विषय में छात्रों को उसे धमकाना चाहिए, डराना चाहिए, या यूँ कहें कि उसे ऐसा प्रयास ना करना चाहिए जिससे छात्रों में भय का माहौल हो। इस समय एक शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि वो छात्रों को कहे कि इस जानकारी को वो पहले पूर्ण रूप से स्वयं प्राप्त करेगा और इसके बाद में आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा।
इसी क्रम में यदि कोई छात्र अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार करे तो भी अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि वो सीधा उसको दंडित ना करे। अध्यापक को चाहिए कि वो अपने चरित्र और ज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे उस छात्रा में अपेक्षित सुधार करने का प्रयास करे। इसके लिए भले ये उसके अभिभावकों से संपर्क किया जाए या फिर उसको कक्ष में इस प्रकार से उदाहरण देकर के कुछ संदर्भ प्रसंग देकर के प्रेरित किया जाए कि जिससे वो सही रास्ते पर आए और अध्ययन के प्रति प्रेरित हो। यदि अध्यापन के दौरान छात्रों का ध्यान अध्यापक की तरफ आकर्षित नहीं होता है तो अध्यापक को अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें अपेक्षित सुधार करना चाहिए। देखिए, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है तो उस दौरान कुछ कक्षा के छात्र ऐसे होते हैं जो पढ़ाते समय शिक्षक की बातों को नहीं सुनते हैं, अर्थात तरफ ध्यान नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में छात्रों को एक अध्यापक के द्वारा इग्नोर ना किया जाए। ऐसा नहीं है कि शिक्षक ये समझे कि मेरी कक्षा में 20 स्टूडेंट यदि 15 पढ़ रहे हैं तो 5 भले ही ना पढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक को ऐसी स्थिति में अपने आप का विश्लेषण करना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके पढ़ाने की जो शैली है, उसके पढ़ाने की जो विधि है वो सही नहीं है। तो उसे अपनी विधि में अपेक्षित सुधार करना चाहिए जिससे कक्षा में 100% विद्यार्थी शिक्षण के प्रति प्रेरित हों, रुचि रखें और आउटपुट 100% सामने आए। तो इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वो अपनी शिक्षण विधि में अपेक्षित सुधार करे, क्योंकि शिक्षण का जो मूल उद्देश्य है वो अध्ययन के साथ साथ उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना एक मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। यदि छात्र अनुशासन के नियमों का पालन स्वतः ही करता है तो ही इसे मनोवैज्ञानिक अनुशासन कहते हैं। साथ ही मैं स्पष्ट कर दूं, परीक्षा दृष्टया ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई यदि किसी छात्र को हम पनिशमेंट के द्वारा डरा धमका के यदि अनुशासन की पालना करा रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं शिक्षा में अभाव है और मनोवैज्ञानिक माहौल विद्यालय में नहीं है। यदि विद्यालय में तमाम छात्राएं स्वतः ही अनुशासन के नियमों का पालन करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ये जो अनुशासन है ये मनोवैज्ञानिक है और छात्रों में अपेक्षित शिक्षा से व्यवहारगत परिवर्तन भी हो रहा है। इस प्रकार एक शिक्षक में उपयुक्त गुणों का होना आवश्यक है। उसे अपने व्यवसाय में निपुणता तथा कुशलता प्राप्त करने के लिए समय समय पर अभिविन्यास कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने व्यवसाय के प्रति रुचि को बढ़ाना चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन बनता है साथियों। मैं आपको बता दूं कि यदि एक शिक्षक कक्ष में सफल नहीं हो पाता है या फिर उसके शिक्षण के दौरान छात्र अध्यापक की बातों को नहीं सुनते हैं और अपेक्षित छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन नहीं हो सकता है तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं शिक्षक की जो शिक्षण विधि है वो सही नहीं है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को चाहिए कि वो अपने अंदर सही गुणों का विकास करे। इसके लिए अपेक्षित गुणों में परिवर्तन करने के लिए व्यवसाय में निपुणता के लिए समय समय पर उसे सेमिनार, कार्यशाला और प्रशिक्षणों में भाग लेना चाहिए, जिससे उस ऐसी विधियों का, ऐसे कौशलों का वो विकास कर सके जिससे कक्षा में 100% छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सके। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं, ऐसे तथ्य हैं जो एक शिक्षण में शिक्षक के लिए अनिवार्य हैं। आप इनको एक बार सरसरी तौर पर ज़रूर देख लें, क्योंकि एक व्यावसायिक प्रतिबद्धता क्या है वो अब आपके दिमाग में अच्छी तरह आ जाना चाहिए कि एक शिक्षक होने के नाते हमारी व्यावसायिक प्रतिबद्धता यही बनती है कि हमें व्यावसायिक ना हो करके और उस कार्य के प्रति त्याग और समर्पण की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। एक शिक्षक का छात्रों के साथ में, अभिभावकों के साथ में एक त्याग में और समर्पण की भावना से संबंध होना चाहिए। यही व्यवसाय के प्रति निष्ठा या हम व्यावसायिक प्रतिबद्धता इसको कह सकते हैं। तो हम अच्छी तरह से देख सकें कि ये जो कुछ फैक्ट्स हमने दिए हैं कि एक शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए अपने व्यवसाय में सफलता के लिए। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी छात्रों में भय का माहौल पैदा ना करें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो आप ध्यान रखें, कभी भी दंड की, पनिशमेंट की बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पहले ही कहा गया कि मनोवैज्ञानिक अनुशासन उसे ही कहते हैं जो छात्र स्वतः पालन करें। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक यदि अध्ययन की बात करें तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी उसे ही कहेंगे जिसमें छात्र एक कक्षा में स्वतः ही अध्ययन के प्रति प्रेरित हों। यदि कोई छात्र दुर्व्यवहार करता है, यदि किसी छात्र के अध्ययन में कुछ बात समझ में नहीं आती है तो कहीं ना कहीं छात्र को अपने कौशल में, विधि में अपेक्षित
मानसिक परिवर्तन करना ज़रूरी है। वो किस प्रकार से करें, ये चर्चा हम इस पाठ में कर चुके हैं। फिर भी आपकी कोई समस्या हो तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपने जो ये टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, हम देखते हैं इस व्यावसायिक प्रतिबद्धता से जुड़ी हुई एक्सरसाइज को। व्यावसायिक प्रतिबद्धता एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि छात्रों का अध्ययन की ओर ले जाने के लिए एक अध्यापक का कर्तव्य है। तो मैं पहले आपको कर चुका हूँ, इस लेसन में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं। इस एक्सरसाइज को करने के बाद में आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो आप बताइए कि छात्रों को यदि हम जब अध्ययन की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे तो उन्हें पुरस्कृत करेंगे, उनका प्रशंसा करेंगे, उन्हें दंडित करेंगे या उन्हें प्रेरित करेंगे। आप अपना आकलन स्वयं इसके साथ साथ करते जाएं। मैं मानता हूं जो भी साथी इस टेस्ट सीरीज को दे रहे हैं, इस लेसन को पढ़ने के बाद में इस टेस्ट सीरीज को देने में किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं मान सकता हूं आपका सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही है, आपका सही जवाब यहाँ पर होगा उन्हें पुरस्कृत करें। मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पर उन्हें पुरस्कृत यदि करना है तो इसमें आपको 3 में से 3 अंक मिल जाएंगे। यदि आपने आंसर किया उन्हें प्रेरित करें तो भी गलत नहीं होगा, आपको 2 अंक दिए जाएंगे। यदि आपने किया कि उनकी प्रशंसा की तो भी 1 अंक दिए। यदि उन्हें दंडित करने की बात आएगी तो आपको यहाँ पर 0 अंक दिए जाएंगे। ये आप हमेशा ध्यान में रखें। अगला आपका क्वेश्चन है कि एक शिक्षक की अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र क्या है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। उसे आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, उसके स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए या उसमें अभिव्यक्ति करने की क्षमता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि एक शिक्षक की व्यवसाय में सफलता के लिए क्या ज़रूरी है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल सटीक जो आंसर होगा, बिल्कुल हमने पढ़ा है कि अभिव्यक्ति की उसमें क्षमता होनी चाहिए। यदि आप ये करते हैं तो आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे। इसके अलावा 2 यदि करते हैं, विषय वस्तु का ज्ञान होना भी शिक्षक में ज़रूरी है, तो आपको यहाँ पर 2 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा यदि आप यहाँ पर 3 नंबर के ऑप्शन को करते हैं कि स्वभाव मधुर होना चाहिए तो 1 नंबर, लेकिन यहाँ पर आपको 0 अंक दिए जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, किसी भी व्यवसाय की सफलता किस पर निर्भर करती है? व्यक्ति की क्षमता, दक्षता पर, रुचि पर, आवश्यकता पर या मानसिक स्थिति पर? इसका आंसर बिल्कुल इजी बता सकते हैं। ये एक्सरसाइज करने से पहले हमने लेसन में पढ़ा है, तो बिल्कुल स्पष्ट है। सही आंसर आपने कर दिया होगा, क्षमता और दक्षता। इसमें आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे। रुचि में आपको 2 अंक मिलेंगे। इसके अलावा यदि आप मानसिक स्थिति करते हैं तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व अवधारणा का विकास पड़ोसियों के द्वारा होता है, अध्यापक के द्वारा, समाज के द्वारा या अभिभावकों द्वारा? ये थोड़ा अलग से हटके क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप अपने विवेक का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बालकों में हम देख सकते हैं जब किसी भी व्यवसाय के प्रति जो पूर्व अवधारणा होती है वो अभिभावकों के द्वारा ही बनाई जाती है। वो अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं, अपने घर पर ही सीखते हैं और अपने घर के माता पिता से ही व्यवसाय के प्रति प्रेरित होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों को चिढ़ाना या उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि यह उचित नहीं होता, छात्रों को आज्ञा पालन हेतु प्रेरित नहीं करता, छात्रों के अनुकूल नहीं होता या कुछ कह नहीं सकते। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं कि बच्चों को चिढ़ाना या मजाक उनकी नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि ये उचित नहीं है। इससे कक्ष में मनोवैज्ञानिक माहौल उत्पन्न नहीं होता है। तो 5वें क्वेश्चन में हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि पहला ऑप्शन है, इसमें आपको फुल नंबर मिलेंगे। छात्रों को आज्ञा पालन हेतु प्रेरित भी नहीं करता, इसमें आपको 2 अंक दिए जाएंगे। दूसरे नंबर का आपका सही आंसर बैठता है यहाँ पर। छठा क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, यदि कक्षा का प्रतिभाशाली बालक अनुशासन संबंधी समस्या उत्पन्न करे तो आप क्या करेंगे? लेसन्स के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं, दंडित तो किसी बालक को करना ही नहीं है, ध्यान नहीं देना है अर्थात इग्नोर भी किसी बालक को नहीं करना, ये आपको नेगेटिव अंक दिलाएगा। उसे अध्ययन हेतु और अधिक सामग्री देंगे जिससे प्रतिभा विकसित हो। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएंगे तो वो व्यस्त हो जाएगा और पढ़ाई के प्रति और अधिक उसकी लगन पैदा हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर आप देख चुके होंगे 3 नंबर का होगा, जिसमें आपको 3 अंक दिए जाएंगे कि उसे और अधिक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं। कब? दंड मिलने पर सही कार्य करे उसको मनोवैज्ञानिक अनुशासन कहते हैं, या नियमों का बालक पालन करे उसे मनोवैज्ञानिक अनुशासन कहते हैं, या बालक स्वतः ही नियमों का पालन करे उसे मनोवैज्ञानिक अनुशासन कहते हैं, या सही ढंग से रहना इसे मनोवैज्ञानिक अनुशासन कहते हैं। मैं पहले ही बात कर चुका हूँ साथियों, आप स्पष्ट रूप समझ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक अनुशासन या मनोवैज्ञानिक अध्यापन तभी कह सकते हैं जब बालक उसको स्वतः ही अप्लाई करे। बालक यदि अनुशासन में स्वतः ही रह रहा है, बालक यदि स्वतः ही सीख रहा है, जिसका मतलब वो अध्यापन भी मनोवैज्ञानिक है और वो अनुशासन भी मनोवैज्ञानिक है, जिसमें बालक स्वतः ही नियमों का पालन करे। 8वां क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है। एक युवक शिक्षक प्रशिक्षण के पश्चात भी सब इंस्पेक्टर की नौकरी को वरीयता देता है, तो इसका कारण क्या है? 1. शिक्षण व्यवसाय में रुचि का अभाव। 2. शिक्षण व्यवसाय में अच्छे रोजगारों का अभाव। 3. शिक्षकों की प्रतिष्ठा नहीं होती। 4. शिक्षण व्यवसाय में उपयुक्त गुणों का अभाव होता है। बिल्कुल देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं सटीक आंसर बैठेगा यहाँ पर क्या कि एक युवक है, शिक्षक प्रशिक्षण ले लिया, B.Ed BSTC कर लिया, लेकिन इसके बाद भी पुलिस विभाग में जाना चाहता है। सीधी सी बात है, रोजगार के उसके पास अभाव नहीं है, अवसर तो हैं, लेकिन शिक्षण में उसकी रुचि नहीं है। सही आंसर जो आपका होगा वो 1 नंबर होगा कि शिक्षण में उसकी रुचि नहीं है। यहाँ पर रोजगार के अभाव का कोई कारण ही नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि अध्यापक छात्र कोई प्रश्न पूछे और अध्यापक उसके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो, ऐसी स्थिति में क्या करें? क्या छात्रों से ये कहे कि प्रश्न गलत है, या छात्रों को कहे कि वे जानकारी प्राप्त करने के बाद उत्तर देगा, या कक्षा में उसका उत्तर देने का प्रयास करेगा, या छात्रों को गृह कार्य दे देगा? देखिए साथियों, मैं पहले आपको कह चुका हूँ, ऐसी स्थिति में कभी भी अपने आत्मविश्वास को शिक्षक ना खोए। ऐसी स्थिति में वो उनसे कहे कि उसका उत्तर देने का प्रयास करेगा, लेकिन सही आंसर होगा कि वो छात्रों को कहे कि जानकारी प्राप्त करके ही वो उत्तर देगा। यहाँ पर 2 आंसर आपका बिल्कुल सही है, 2 नंबर का, कि पहले वो जानकारी जुटाएगा और जानकारी जुटाने के बाद में वो छात्रों के जो सवाल है उसका जवाब देगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करें तो आप क्या करेंगे? इन छात्रों के विरुद्ध अन्य अध्यापकों की सहायता से अभियान चलाएंगे, या अपने स्वयं के चरित्र या ज्ञान के माध्यम से उनमें अपेक्षित सुधार लाने का प्रयास करेंगे, या फिर आप प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे और या फिर ध्यान ही नहीं देंगे? देखिए, यदि आपके छात्र आपसे दुर्व्यवहार करें तो बेटर होगा कि आप अपने ही ज्ञान के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लेकर आने का प्रयास करें, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। उनके खिलाफ दंडित करने का अभियान नहीं चला सकते। प्रिंसिपल से उनकी रिपोर्ट करने में भी आपकी अक्षमता जाहिर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल नहीं हो रहा तो उसे चाहिए कि वो अपने शिष्यों में गलती ढूंढे, छात्रों को डिक्टेशन देना आरंभ कर दे, या अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाए, या जैसा चल रहा है वैसे चलने दे। देखिए बिल्कुल सही है कि यदि एक अध्यापक अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसे अपनी शिक्षण विधि में अपेक्षित सुधार करना चाहिए। कहीं ना कहीं उसकी शिक्षण विधि में कोई ना कोई कमी है। अंतिम क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्यावसायिक निर्देशन के पश्चात एक बालक सक्षम होता है व्यवसाय प्राप्त करने में, व्यवसाय का चयन करने में, स्वतंत्र निर्णय लेने में, या व्यवसाय के विश्लेषण में। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, आप देख सकते हैं कि व्यावसायिक निर्देशन, जब किसी बालक को व्यावसायिक निर्देशन मिल जाता है तो इसके बाद सीधी सी बात है कि वो व्यवसाय का चयन आसानी से कर सकता है। तो बिल्कुल सटीक आंसर ये होगा। बाकी व्यवसाय का विश्लेषण भी करने में वो सक्षम हो जाता है। तो साथियों, टीचिंग एप्टीट्यूड टॉपिक के अंतर्गत हमने इस 4th इकाई का आज अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा व्यावसायिक निष्बद्धता को, प्रोफेशनल कमिटमेंट को। इससे पहले हम संप्रेषण, नेतृत्व और सामाजिक परिपक्वता, इन 3 टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। साथियों, हमने प्रयास किया है कि बहुत सरलतम तरीके से आपको समझाया जाए। फिर भी आप यदि इसमें कोई सुधार चाहते हैं या कोई बात आपके समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर हम अपेक्षित सुधार करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। लेकिन आप इस सीरीज़ की अगली वीडियो पाने के लिए लगातार आप जुड़े रहें हमारे साथ में।
और प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्योंकि साथ ही इस सीरीज की अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आने वाले इससे अगले टॉपिक अंतः वैयक्तिक संबंध अर्थात इंटर पर्सनल रिलेशंस को, इसके बाद अवेयरनेस जो सजगता है उस टॉपिक को भी हम लेकर आएंगे। तो हम आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसको कंप्लीट कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो साथियों, लगातार BSTC और PTT से जुड़ी टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, राजस्थान के BSTC PTT को समर्पित इस चैनल में हम आपके लिए BSTC और PTT से जुड़ी प्रत्येक प्रमाणिक खबर सबसे पहले आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आपकी भी यदि कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट के आधार पर हम समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।